अगर हम यहाँ सही से ऑब्जर्व करें बेटा तो हम देख रहे हैं कि Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से कितनी हो गई है। अगर हम एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना होगा तो हमको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, सभी के सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको कोबाल्ट एलिमेंट दिया, मतलब मेटल सबके पास सेम है। क्या पूछा है? विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ बी द हाइएस्ट। सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशो यही हमें फाइनलाइज करना है। तो इसमें लोग के को इधर ले आऊँगा तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष बर्मन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं बेटा टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे नीट 2026 के लिए, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है और बोला गया है क्वेश्चंस के अंदर कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और इक्वेशंस को बैलेंस करने के बाद हमारे पास ये MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस और H प्लस के कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, इसका n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, इससे क्या बन रहा है, Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा +7, ऑक्सीजन के लिए -2, कार्बन के लिए +3, ऑक्सीजन के लिए -2, इस हाइड्रोजन के लिए +1, Mn के लिए +2, कार्बन के लिए +4, ऑक्सीजन के लिए -2, इस हाइड्रोजन के लिए +1 एंड ऑक्सीजन के लिए -2। अगर हम यहाँ सही से ऑब्जर्व करें बेटा तो हम देख रहे हैं कि Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से कितनी हो गई है, +7 से कितना हो गया है, +2। अगर ये +7 से +2 हो गया है तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए Mn का n फैक्टर, MnO4 माइनस का n फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 5। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, इससे अपना बन रहा है Mn2 प्लस प्लस CO2। अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, इसीलिए इसका n फैक्टर अपने पास हो जाएगा 5। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो +3 से ये जा रहा है +4 में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स, इधर 2Mn हो गए इसीलिए हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस इधर 5 2 जा 10 कार्बन हो गए हैं, तो इधर भी कितना हो जाएगा 10 CO2। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि Mn हमारा बैलेंस हो गया, इधर भी 2Mn है, इधर भी 2Mn है, उसके बाद कार्बन इधर भी 10 है और इधर भी 10 कार्बन है। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इधर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 28 ऑक्सीजन एटम्स है, जबकि राइट साइड में सिर्फ 20 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इधर 8 ऑक्सीजन एटम्स एक्स्ट्रा हैं, जिनको बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड में क्या करेंगे, 8 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने इधर 8 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड किया तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन एटम बैलेंस होने की वजह से इधर हाइड्रोजन एटम्स का नंबर इंक्रीज हो गया। इन्हीं हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम इधर कितना ऐड करेंगे, +16H+। तो इसके हिसाब से हमारे पास MnO4 माइनस का जो कोफिशिएंट है वो 2 आएगा, C2O4 2 माइनस का कोफिशिएंट 5 आएगा एंड H प्लस का कोफिशिएंट 16 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। एक इक्वेशन दी है जिसका इनिशियल प्रेशर हमें दिया है बेटा P0,
कुछ देर बाद वो प्रेशर कितना हो जाता है, पीटी। हमसे पूछा है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अगर हम इस रेट कांस्टेंट की बात करेंगे तो हमें जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है एक्स गैस, इससे बन रहा है अपने पास 2y गैसियस मॉलिक्यूल। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, जब t इज इक्वल्स टू 0 है, इनिशियल टाइम पे हमारे पास जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज पी नोट। तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा उस टाइम पे। इसका मतलब कुछ देर बाद एट टी टाइम, कुछ देर बाद क्या हुआ होगा हमारे पास, ये पी नोट में से x माइनस हो जाएगा और ये कितना फॉर्म हो जाएगा, 2x। अगर ये यहाँ से 2x फॉर्म होता है तो ये कितना यहाँ से कम होगा, x कम हो जाएगा। तो एट टाइम t, एट टाइम t टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज पीटी। पीटी कितना हो जाएगा, टाइम टी पे इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x। तो यहाँ से अपने पास टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू आ गया पी नोट प्लस एक्स। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी नोट पी टी माइनस पी नोट। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर ये इक्वेशन फॉलो करती है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से हम t को रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, k इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाय t log इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर था अपने पास पी नोट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर कितना है अपने पास टाइम t पे, ये हो जाएगा अपने पास पी नोट माइनस एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है तो x की ये वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log, ये आ गया अपने पास पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस, जैसे ये बाहर माइनस है अगर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पी टी प्लस पी नोट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वापस से, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log पी नोट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये अपने पास 2 पी नोट माइनस पी टी। तो रेट कांस्टेंट विल बी दिस। So according to this, option number 4 is the correct answer. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे केयरफुली। देखिए क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में, कह रहा है कि इफ लैम्डा नोट एंड लैम्डा बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें पढ़ने के बाद पता चल गया है कि ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा, ये इंसिडेंट लाइट जो है हमारे पास ये कितना हो जाएगा hc बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा नोट। तो ये कितना हो जाएगा hc बाय लैम्डा नोट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv²। जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंसिडेंट लाइट जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। फर्स्ट वन इज वर्क फंक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो हमें पता है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc/λ, क्योंकि हमें इसकी वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट दिया है, तो hc/λ नोट। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास v कैलकुलेट हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू hc/λ माइनस hc/λ नोट। अब क्या करेंगे, यहाँ से hc को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल्स टू hc कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 1/λ माइनस 1/λ नोट। अब क्या करेंगे, ये 2 को और m को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया v² इज इक्वल्स टू 2hc/m। ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, m इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 2hc/m। और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। अब यहाँ से v कैलकुलेट करना है हमें, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 2hc/m लैम्डा नोट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। तो velocity of photoelectrons erected is this. According to this, option number 3rd is the correct answer. क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर हमारे पास एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है और एक OH। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो यहाँ पे OH इज अ फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट, अब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी, लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इधर से जाएंगे तो 2 3 4 इस तरीके की नंबरिंग होगी। तो हम ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है क्लोरीन से, इसीलिए हम ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इधर से जाएंगे 1 2 3 और ये 4। तो जैसा कि हमें पता है IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें पता है अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन सबसे पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद हमारे पास 4th पोजीशन पे है क्लोरीन, तो 4 क्लोरो। क्लोरीन के बाद ये है अपने पास 3rd पोजीशन पे इथाइल। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है, इसीलिए क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। और इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। सभी के सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन का यूज करेंगे और सफिक्स क्या लगाएंगे, OH फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल सफिक्स लगाते हैं, इसीलिए इस ई को रिमूव करके यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन ऑल या ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास आ गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लो ब्यूटेनॉल। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ एनर्जीज दी गई है, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, और क्या दिया गया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl, और क्या पूछा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl। HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे बेटा HCl की, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी है कितनी, मल्टीप्लाई बाय 434 प्लस उसके बाद फिर से 1/2 कितना बॉन्ड एनर्जी दिया है Cl2 का
242 माइनस, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना, -93। इसको सोल्व कर लेंगे हम। कैसे? ये कितना आ गया अपने पास, 217 प्लस 121, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 93। तो ये अपने पास आ गया 1 के बाद अपने पास ये आ गया 10 और 2 12 एंड 1 13 एंड, तो ये आ गया अपने पास 431 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। सपोज द एलिमेंट x एंड y, दो एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहे हैं और दो कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। एक का नाम है XY2, दूसरा है X3Y2। व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 का जो वेट है वो कितना है, 10 ग्राम, एंड 0.05 मोल X3Y2 का जो वेट है दैट इज 9 ग्राम। हमें क्या बताना है, एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना होगा तो हमको पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंस वी नो दैट मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। एटम के लिए निकालेंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो यहाँ से एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन मोल्स। तो हमें वेट भी गिवन है और उसके मोल्स भी गिवन है, तो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के। अगर मुझे XY2 का मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है इसका, 10 डिवाइडेड बाय मोल्स कितने हैं, 0.1। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ऐसे ही दूसरे कंपाउंड के लिए हमें दिया गया है X3Y2 जिसके 0.05 मोल्स दिए हैं और वेट दिया है 9 ग्राम्स। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वेट कितना है 9 ग्राम, वेट अपॉन मोल्स कितने हैं 0.05। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन है अपने पास, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। एंड इक्वेशन 1 कितनी है अपने पास, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। इनको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 2y से 2y कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचेगा अपने पास 2x इज इक्वल्स टू 80। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू आ गया अपने पास, x का एटॉमिक वेट होगा 40। और x का एटॉमिक वेट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा अपने पास 40 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 30। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास x का एटॉमिक वेट 40 आ गया एंड y का एटॉमिक वेट 30। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा।
इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हमें दिया गया है एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें n मोल्स ऑफ PCl3 दिए हैं, PCl3 के मोल्स दिए हैं हमें n, एंड n मोल ऑफ Cl2, दोनों का n मोल गिवन है। आर अलाउड टू रिएक्ट, इन दोनों को अलाउ किया रिएक्ट करने के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T टू हैव अ टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है वो अपने पास कितना है, P प्रेशर है। तो यहां से हमसे क्या पूछा गया है, इफ y मोल ऑफ PCl के कितने मोल्स फॉर्म हो गए, y मोल्स फॉर्म हो गए हैं, आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे PCl5 के y मोल फॉर्म हो गए हैं। तो यहां से पूछा गया है Kp फॉर द गिवन रिएक्शन। जैसा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का Kp लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सही से। इक्वेशन दी गई है अपने को PCl3 प्लस Cl2, इससे क्या बन रहा है अपने पास PCl5। हमको बोला गया है स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू 0 पे ये अपने पास है n मोल, ये भी n मोल है, लेकिन t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हुआ होगा। लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम हमारे पास y मोल्स फॉर्म हो गए हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे y मोल्स फॉर्म हो गए हैं PCl5 के। अगर PCl5 के y मोल फॉर्म हुए तो यहां से भी कितना बचेगा, n माइनस वाई, और यहां से भी n माइनस वाई। तो अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स, एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स, टोटल मोल्स को हम NT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, n टोटल इज इक्वल्स टू n माइनस वाई प्लस ये वाला n माइनस वाई प्लस y मोल्स। तो ये अपने पास आ गया, y से y कैंसिल हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे अपने पास टोटल मोल्स जो हैं वो आ गए हैं 2n माइनस वाई, टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू n माइनस वाई। अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए Kp कैलकुलेट करना है। तो Kp को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, Kp इज इक्वल्स टू हमारे पास प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर। तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। अब हमें अगर इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, according to the Dalton's law of partial pressure, according to the Dalton's law of partial pressure कितना आ जाएगा अपने पास, Kp इज इक्वल्स टू कितना, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, तो अपने पास P दिया हुआ है, टोटल प्रेशर ऑफ एट इक्विलिब्रियम कितना है P, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। तो PCl5 का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, PCl5 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स है अपने पास 2n माइनस वाई, तो यहां से आ गया अपने पास y डिवाइडेड बाय 2n माइनस वाई, 2n माइनस वाई हेयर इज द टोटल मोल्स। सिमिलरली डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। PCl3 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए PCl3 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये आ गया अपने पास n माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2n माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो उसके लिए भी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे Cl2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, Cl2 के मोल्स है अपने पास n माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2n माइनस वाई, इसको इक्वेट कर लेंगे।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, यहाँ से एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, एक 2n-y से 2n-y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास kp इज इक्वल्स टू 2n-y इंटू y डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ से एक p बच गया और ये कितना बचा n माइनस y का होल स्क्वायर इंटू p। तो kp विल बी कितना हो जाएगा अपने पास, kp 2n-y इंटू वाई डिवाइडेड बाय n माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू p। तो ऑप्शन नंबर 2n-y इंटू वाई n माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू p। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक इक्वेशन दी गई है हमें और क्या दिया है उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है ना। आयरन 2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है और अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गिवन है, पीएच दिया हुआ है और क्या पूछा है सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे नन्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द नन्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस कितने टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने पास फिक्स होता है 0.059 डिवाइडेड बाय n फैक्टर log कितना, log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से log Q, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितना है Fe2+ आयंस की कंसंट्रेशन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2। ये जो H2O है ये लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में तो ये बना है अपने पास। अभी रिएक्टेंट में आ जाते हैं, तो रिएक्टेंट में कितना आ जाएगा, ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, O2 का प्रेशर इज इक्वल इनटू H+ आयंस कंसंट्रेशन का पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास E नॉट सेल अपने को गिवन है 1.67 माइनस 0.059। अब अपने को एन फैक्टर निकालना है। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है इस इक्वेशन के अंदर, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, देखो यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे कितना +2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है 0 से -2 में जा रहा है, तो -2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को से डिक्रीज हो रही है 2 से, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से इसमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गया 4। अगर इस इक्वेशन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 0 से +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कितने से हो रही है 2 फैक्टर से, लेकिन यहाँ पे भी कितना है 2 आयरन है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी 4। तो इस रिएक्शन का जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है दैट विल बी 4। तो यहाँ से n फैक्टर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास log आयरन की कंसंट्रेशन दी हुई है हमको 10⁻³ -3, तो 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा log 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर दिया है O2 का कितना 0.1, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय H+ आयंस कंसंट्रेशन। तो सिंस हमको pH दी हुई है, pH इज इक्वल्स टू 3, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -log H+ आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से आ जाएगा H+ आयंस इज इक्वल्स टू 10⁻³ इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻³ का होल 4। तो ऐसे यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास इज इक्वल्स टू 1.67 -0.059
डिवाइडेड बाय 4 log, यहां से आ जाएगा 10⁻⁷, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 10⁻⁶, है ना, और ये 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो अब ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1.57 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, हमारे पास ये वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कितना है, V1 दिया हुआ है हमें 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 1 बार प्रेशर, तो ये कितना दिया हुआ है उसका प्रेशर P1। कहाँ तक उसको कंप्रेस करना है हमें, 150 डेसीमीटर क्यूब तक, ये क्या हो गया अपने पास P2। तो वॉल्यूम 600 से कितना हो रहा है 150, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एट कितना टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एज वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कंप्लीट इक्वेशन क्या हो गई, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2। तो हमें P2 कैलकुलेट करना है, P1 कितना दिया है हमको, सॉरी P1 कितना दिया हुआ 1 बार, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया V1 अपने पास 600, P2 हमको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ से P2 इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 4 टाइम्स, तो P2 इज इक्वल्स टू आ गया 4 बार। तो अकॉर्डिंग टू दिस अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या पूछा गया हमसे, CH3CH2OH कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें क्या बनाना है, इथेनॉल फॉर्म करना है, CH3CH2OH इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन को चेक करना होगा हमें, तो हम ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। ऑप्शन 1 से शुरू करेंगे तो अपने पास दिया हुआ है हमको CH3MgCl और साथ में दिया है HCHO। तो इसमें हम क्या कराएंगे, सबसे पहले ये हमारे पास Mg+ और ये CH3-, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये नेगेटिव जाके किस पे, इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ से कौन आके ऐड हो गया, CH3। जैसे ही CH3 ने अटैक किया तो ये ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव को कौन बैलेंस करेगा, ये Mg+ और ये कितना हो जाएगा Cl। अब आगे क्या लिखा, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे बेटा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, H इधर OH इधर लगा देंगे। तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा HCH, इधर कितना CH3 और ये क्या बन गया OH। इट मीन्स ये और ये तो सेम है, CH3 ये CH2 और फिर क्या बेटा OH। तो यही हमको प्रिपेयर करना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे बेसिक कंपाउंड हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑप्शन 1 को हम देखेंगे तो ये हमारे पास एनिलीन कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है इस रिंग के साथ में, यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। तो डीलोकलाइजेशन है तो क्या हो गया, इन लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई।
अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन लोन पेयर सिंगल, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, इसीलिए ये कैसे हैं, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाले कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी कैसे लोन पेयर हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। यहाँ पे भी लोन पेयर कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। तो जहाँ लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए मोस्ट बेसिक एमीन्स, है ना, मोस्ट बेसिक कंपाउंड जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपनी 4 इक्वेशंस कवर हो रही हैं, तो अपने को चारों इक्वेशन आनी चाहिए, है ना। नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और एक ही क्वेश्चन में आपको 4 इक्वेशन पूछ ली जा रही है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए इस क्वेश्चन को, आप क्या दिया हुआ है, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं, तो क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ZnHg और साथ में HCl। अगर हम इटार्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो इटार्ड रिएक्शन में हम यूज करते हैं क्रोमिल क्लोराइड विथ CS2। उसके बाद वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एंड स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, SnCl2 विथ HCl। इट मीन्स अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए को सेकंड से मैच कराएंगे तो ए को सेकंड से 2 ऑप्शन है अपने पास। उसके बाद बी के लिए थर्ड ऑप्शन, तो बी के लिए थर्ड ऑप्शन, सी के लिए फोर्थ ऑप्शन एंड डी के लिए 1। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पे हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, एल्कोहल दिया गया है और उसकी रिएक्शन कराई गई है पी फॉस्फोरस प्लस I2 से। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है CH3 CH2 OH, अगर हम इसको देखेंगे बेटा तो ये फॉस्फोरस प्लस I2 ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे PI3, और जब हम PI3 की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो ये यहाँ पे अपने पास बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे OH हटा के कौन लग जाएगा, आयोडीन, अकॉर्डिंग टू द SN2 मैकेनिज्म। आगे क्या दिया हुआ इसमें, ए कंपाउंड बन गया हमारे पास, दिस इज द कंपाउंड ए। नेक्स्ट ए की रिएक्शन कराई हमने किससे, Mg से, Mg मेटल से, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो गया अपने पास, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Mg कार्बन और आयोडीन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा आके, तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 Mg और साथ में आयोडीन। हमें पता है मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो गया अपने पास कंपाउंड बी। अब इस कंपाउंड बी की रिएक्शन हमने किससे करा दी है, HCHO से, HCHO मीनिंग फॉर्मल्डिहाइड। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ से आके क्या जुड़ गया, ये CH2 और इससे क्या लगा हुआ है CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस, इस माइनस को बैलेंस करेगा Mg प्लस और साथ में आयोडीन। अब क्या दिया हुआ आगे, H2O ऐड कर दिया। H2O ऐड करने का सिंपल मीनिंग यहाँ पे है बेटा कि हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो इधर H और इधर OH, तो बेसिकली अपने पास क्या बन जाएगा, ये OH हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन CH2 CH3, या सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, और क्या लिख सकते हैं हम इस कंपाउंड को, CH3 CH2 CH2 OH। तो बेसिकली इसके अंदर 3 कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं N प्रोपेनॉल। तो N प्रोपेनॉल इज द
फाइनल प्रोडक्ट। तो हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड डी के बारे में डिस्कस किया गया है हमसे। तो ये हो गया अपने पास कंपाउंड डी और ये हो गया फाइनल कंपाउंड डी। तो अपने पास कंपाउंड डी इज एन ब्यूटाइल एन प्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल एल्कोहल मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एन प्रोपेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एनिलीन से रिएक्शन कराई गई है बेटा एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले NH2, यहाँ पे रिएक्शन कराई है एसिड एनहाइड्राइड से, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर जाके इस पर अटैक करेंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस एसिटिक एसिड के साथ में चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा O माइनस। ये O माइनस यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा और क्या बना लेगा OH। तो यहाँ से क्या बचेगा NH C डबल बॉन्ड O और इस C डबल बॉन्ड O से कौन लगा हुआ है CH3 और ये NH से बेंजीन ऐड रहेगा। अब अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या कराया है HNO3 प्लस H2SO4। दिस इज नोन एज मिक्स्ड एसिड। इस मिक्सचर को बोलते हैं मिक्स्ड एसिड। तो इसका काम होता है नाइट्रेशन कराने का। तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इससे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये पैरा वाली पोजीशन पे क्या करेगा NO2 को ऐड कर देगा। ऑर्थो पे भी कर सकता है लेकिन ऑर्थो पे क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसीलिए हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा। तो C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ से आ जाएगा अपने पास ये NO2। नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई। अब क्या किया इसमें हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस कराने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे H प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बॉन्ड वापस से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे H लग जाएगा और इधर OH लग जाएगा। इट मीन्स अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NH2। ये बेंजीन रिंग बन जाएगी इधर और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा NO2। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम हो जाएगा बेटा पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन, इट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, उसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, किसका कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। सभी के सभी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको कोबाल्ट एलिमेंट दिया, मतलब मेटल सबके पास सेम है। क्या पूछा है, विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ बी द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू किस में होगी। तो अगर हम यहाँ इन कंपाउंड्स के अंदर बात करेंगे तो मेटल सभी में क्या है सेम है। मेटल सेम होने के साथ साथ सभी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। सभी मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +3। इट मीन्स जो भी वैल्यू डिपेंड कर रही है डेल्टा ओ की वो किस पे कर रही है, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बेटा सबसे ज्यादा जो डेल्टा ओ वैल्यू होती है, यहां पे हम लिख लेते हैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेल्टा ओ वैल्यू होती है किसकी, Cn माइनस की। Cn माइनस के बाद अपना आ जाएगा NH3। NH3 के बाद जो डेल्टा वैल्यू होगी हमारे पास उससे भी कम होगी किसकी, H2O। और सबसे कम हो जाएगी हमारे पास ऑक्सिलेट आयन C2O4 2-। तो इस तरीके से हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ओ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Cn के लिए सबसे ज्यादा होगा।
तो अगर हम कंपाउंड्स के अंदर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसकी डेल्टा ओ वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है मेटल सभी में सेम है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो डेल्टा ओ वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। और नेचर ऑफ लिगेंड्स को हम किससे बताएंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से बताएंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN की डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है हमारा प्योरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नाइट्रोजन का जो कलर आता है बेटा किस टेस्ट के अंदर? लसायंस टेस्ट के अंदर। तो वो आता है बेटा प्रूशियन ब्लू कलर। कौन सा आता है? प्रूशियन ब्लू कलर। अगर हम सल्फर को डिटेक्ट करने की बात करेंगे तो सल्फर का जो कलर आता है दैट विल बी वायलेट कलर। क्लोरीन का जब प्रेसिपिटेट बनता है, हम टेस्ट करते हैं तो बेटा क्लोरीन का प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, एंड फॉस्फोरस का जो प्रेसिपिटेट बनता है दैट विल बी येलो इन कलर। तो इट मींस हमारे पास नाइट्रोजन के लिए प्रूशियन ब्लू, तो ए को हम सेकंड से मैच करा देंगे। ए को सेकंड से मैच कराएंगे तो 2 ऑप्शन अपने पास है। उसके बाद बी को थर्ड से मैच कराना है, अभी भी 2 ऑप्शन है अपने पास। सी के लिए फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें क्या कंपाउंड बनेगा? तो सबसे पहले हमें बनाना है, रिएक्शन करानी है बेटा CH3COOH। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ में? PCl5 के साथ में। जैसे ही PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 में से क्या होगा? ये हमारे पास यहाँ से OH को हटा के क्लोरीन लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा एसिड हेलाइड CH3COCl। अब इस CH3COCl जो है ये अपने पास बन गया कंपाउंड नंबर ए। इस कंपाउंड ए के साथ में हमने रिएक्शन कराई किसकी? बेंजीन की। बेंजीन की रिएक्शन करा दी किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी पास? बेंजीन की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किससे? CH3COCl से, बेसिकली एसिड हेलाइड से। तो इस रिएक्शन को हम जानते हैं बेटा किस नाम से? प्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जैसे ही हम प्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे बेटा तो यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा, और ये क्लोरीन हट के यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज। और ये बेंजीन यहाँ पे क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बेंजीन पे जो हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा C+O CH3। अभी इसमें नेक्स्ट रिएक्शन करा दी है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता है क्या दिया हुआ है यहाँ पे? C2H5MgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम कराएंगे यहाँ से तो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को ये Mg+ और ये C2H5-। अब यहाँ से क्या होगा? ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा? हमारे पास OH लग जाएगा। तो इस रिंग को मैं PH से डिनोट कर सकता हूँ। PH कार्बन, इधर क्या लगा हुआ है? CH3। यहाँ से कौन आके ऐड हो गया? C2H5। और ये अपने पास क्या बन जाएगा इधर? OH। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस कार्बन से CH3, C2H5, OH और C6H5 जुड़ा हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इधर कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और इन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर पता करना है हमें किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर। अगर हम ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड जीनोन। तो देखो सबसे पहले ब्रोमीन के हमें सेंट्रल एटम पे, ब्रोमीन पे हमें लोन पेयर पता करना है। तो ब्रोमीन जो है वो हमारे पास हेलोजन फैमिली का मेंबर है, और ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट हो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हो गए अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से ब्रोमीन ने 5 बॉन्ड बना लिए हैं किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ में। तो 1 2 3 4
5। ये बॉन्ड बन गए हैं किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ में। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब सिमिलरली यहाँ पे अपने पास क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो अपने पास नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। नाइट्रोजन फैमिली मींस ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके वैलेंस शेल में होता है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। और 5 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया है 5 फ्लोरीन के साथ में। तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 5। इट मीन्स 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे मैच करा देंगे। यहाँ सल्फर है हमारे पास। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली मींस ग्रुप 16। और कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है उसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ में 1 2। इसका मतलब 2 2 जा 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जीनोन, जीनोन इज एन इनर्ट गैस मींस ग्रुप 18 फैमिली का मेंबर है। ग्रुप 18 फैमिली का मेंबर है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जिनोन ने कितने एटम से बॉन्ड बनाया है? 2 फ्लोरीन से। तो 1 2, इट मींस 1 2 एंड 3। तो यहां से कितना हो गया? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ए को हमने मैच कराया है किससे? थर्ड से, बी को फोर्थ से, सी को सेकंड से। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन है अपने पास बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन है बेटा। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग HA। ये एक वीक एसिड दिया हुआ है अपने को और ये इसका सोल्ट दिया हुआ है जिसकी पीएच कितनी है? 5 एंड के वैल्यू इज 10⁻⁻⁶। द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन इन द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशियो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमें पता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा। और एसिडिक बफर की हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको इक्वेशन को लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है अपने पास पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये हमें यही रेशो कैलकुलेट करना है सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पीएच दी हुई है कितना? 5। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हमें पता है बेटा अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो ये वैल्यू को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट pH is equals to minus log H plus ions concentration and pKa is equals to minus log Ka। ऐसा लिख सकते हैं हम। हमारे पास pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयंस और pK इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। अगर हमें pH दिया हुआ है 5 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयंस, तो मैं यहां से लिख सकता हूं H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁵। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बोलती है? पीएच की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग H प्लस आयंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशो यही हमें फाइनलाइज करना है। तो इसमें log के को इधर ले आऊंगा तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये अपने पास आ जाएगा log सोल्ट अपॉन एसिड। सोल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन का रेशो इज इक्वल्स टू, ये इधर आ गया तो अपने पास हो जाएगा log Ka माइनस
log H प्लस आयंस। और यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हो गया अपने पास log सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा, log Ka डिवाइडेड बाय H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये इस वाले log से ये वाला log कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन का जो रेशो है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, के का वैल्यू दिया है हमको 10⁻⁻⁻6 एंड H प्लस आयंस कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5। इट मीन्स ये कैंसिल होकर अपने पास आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी 10⁻⁻1, या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 0.1। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक कंपाउंड दिया है जिसकी रिएक्शन कराई गई है डाइल्यूट H2SO4 से। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग दी गई है, ऐसे डबल बॉन्ड दिया गया है, और यहाँ पे हमने एल्कीन की रिएक्शन करा दी किससे, H2SO4 के साथ में। हमें पता है H2SO4 एक क्या है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 है। तो डाइल्यूट H2SO4 मीन्स इसके अंदर H2O भी है। तो H2SO4 का काम है यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट करना, तो H प्लस क्या बनेगा, HSO4 माइनस। तो क्या होगा, सबसे पहले ये एल्कीन हमारे पास इस H प्लस पे आके अटैक करेगी, जिससे इस कार्बन पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से जाके ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से होगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये 5 एटम्स की रिंग 6 एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा ये। और जैसे ही ये इधर से इधर कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो वाटर प्रेजेंट है। ये वाटर क्या करेगा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा इस तरीके से, ये 6 एटम की रिंग, यहाँ पे क्या लग गया, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो रिएक्शन के अंदर क्या था, H2SO4 ने H प्लस बनाया था और H2SO4 माइनस। ये HSO4 माइनस अब अपने प्रोटॉन को वापस ले लेगा और ये इसको न्यूट्रल बना देगा, इसीलिए अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एन एल्कोहल। तो ऐसे इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, OH। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे अपने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो नीट 2026 के लिए आ सकते हैं, या इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।